मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेबर लॉ से संबंधित है। जब कोई भी नए लड़के ग्रेजुएशन के बाद या एमबीए वगैरह करने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री आदि में जॉब पर जाते हैं तो उन्हें इन निम्न लेबर लॉज की बेसिक जानकारी, एलिमेंट्री जानकारी होना आवश्यक है, अन्यथा एम्प्लॉयर द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो ये बेसिक ऐसे लॉज हैं, 10 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज विच एवरी पर्सन और एम्प्लॉय शुड नो। अर्थात हर एम्प्लॉय को इन लेबर लॉज की जानकारी बेसिक होना आवश्यक है। जब भी जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें उसके पहले इनकी जानकारी आना आवश्यक है। इसके लिए बेसिक एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट आपको दिया जाता है तो उसमें वेज रेट क्या होगा, है ना। वेज रेट के बाद कॉस्ट ऑफ कंपनी क्या होगी, उसमें खर्चे वगैरह कंपनी जोड़ देती है। नेट वेजेस कैश इन हैंड आपके हाथ में क्या आएगा, जैसे कोई एसी का खर्चा है और खर्चे जो भी कंपनी आपके ऊपर कर रही है एम्प्लॉय के ऊपर, वो सब काट दिए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो डिडक्शन वगैरह होते हैं इन सब की जानकारी इन लॉज के आधार पर आपको होना आवश्यक है। सबसे पहला है एम्प्लॉय के राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए लेबर लॉज बनाए गए। इनमें इम्पोर्टेंट जो लॉज है वो मैं आपका अब बतलाता हूँ। लेबर लॉज का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि एम्प्लॉयज के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो प्रोटेक्ट हों, संरक्षित हों, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, मनमानी ना हो एम्प्लॉयर के द्वारा। सबसे पहला एक्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 कहते हैं। कौन से स्टेट में आप काम कर रहे हैं, आपका क्या डेजिग्नेशन है, किस इंडस्ट्री में है, कैटेगरी क्या है, इन सब बातों पे वो कम से कम आपको क्या सैलरी मिलनी चाहिए, इसके लिए लेबर कमिश्नर के यहाँ से अधिसूचना जारी होती है हर 6 महीने के। उस पर उसमें न्यूनतम वेतन दिया रहता है। स्किल, अर्निंग स्किल्ड तथा जो भी कैटेगरी के वर्कर्स हैं उनका भी रहता है। तो ये सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। इस मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की बेसिक न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे 1948 कहा जाता है। और ये छोटे छोटे मैं समरी के तौर पर इसमें बता रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इस कारण बेसिक जानकारी के लिए ये सारी बातें एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए। सेकंड आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिनको वेतन भुगतान अधिनियम 1936 कहा जाता है। इस अधिनियम को इसमें यह है कि महीने की 7 तारीख तक आपको सैलरी मिल जाना चाहिए। ये मैंडेटरी प्रोविजन है और इसको बाद में नए कोड ऑफ वेजेस में मॉडिफाई भले किया गया है, लेकिन मेन जो उसका उद्देश्य है एज इट इज ही है कि 7 तारीख तक आपके वेजेस का पेमेंट हो जाए। कौन कौन से डिडक्शन आपको लीगली एक्ट्स गवर्न दी डिडक्शन, कौन कौन से लीगल डिडक्शन कानून के तहत आपके किए जा सकते हैं, उसकी समरी भी इसमें दी गई है इस अधिनियम में। नेक्स्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इसमें सबसे पहले 1976 का यह अधिनियम है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर कोई सेक्स पर, कास्ट पर, कलर पर किसी भी तरह का मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जैसा कि जनरली किया जाता है। अगर फीमेल है तो उसे 10-12 हजार रुपए दिए जाएंगे, अगर मेल है तो उसे 20 हजार रुपए पेमेंट एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है, जो कि लीगली कानून के विरुद्ध है। इसके बाद इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं और बतलाता हूँ कि जैसे वेज रेट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सबसे पहला कॉस्ट ऑफ द कंपनी समझे आप, उसके बाद वेज रेट आपको क्या मिलेगा, नेट वेजेस इन हैंड, कैश इन हैंड आपको क्या आएगा। ये थोड़ा सा जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें किसी भी सर्विस का तो इस बारे में ध्यान दें। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। आप जो जितनी अवधि तक लंबी सेवा एम्प्लॉयर के अधीन एक कंपनी में कर लेते हैं उसमें पीएफ आपको लास्ट में दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड, जिसका डिडक्शन होता है, तथा पेंशन रिटायरमेंट के समय आपकी रेगुलर इनकम बनी रहे इसके लिए पेंशन का भी प्रोविजन है। 12% डिडक्शन बेसिक का किया जाता है इसमें, और सैलरी और डीए दोनों से 12% काटा जाता है। एम्प्लॉय विल डिडक्ट 12% प्लस 1%, उसका इंश्योरेंस भी रहता है इसमें। कंपलसरी डिडक्शन 15,000 रुपए तक की सैलरी पर किया जा सकता है, और लेकिन वर्कमैन और एम्प्लॉयर की सहमति से ज्यादा का भी डिडक्शन इस प्रोविडेंट फंड एक्ट में किया जा सकता है। तो इसमें पीएफ और पेंशन का प्रोविजन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952 के तहत इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। आप किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में कार्य करते हैं तो आपका इंश्योरेंस होता है। 21,000 रुपए तक की इसकी सीलिंग लिमिट है, उसके एम्प्लॉय पे ये कवर्ड होता है। ईएसआई एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहलाता है। इसमें परिवार के लिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसकी आपको सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। डिडक्शन इसमें एम्प्लॉय का 0.75% तक होता है, जबकि एम्प्लॉयर की तरफ से 3.25% डिडक्शन
इसमें सैलरी का किया जाता है और ये 4% वेजेस जो है इसमें अलग से ईएसआई के लिए कंट्रीब्यूशन लेकर उसमें ईएसआई कटता है। नेक्स्ट है बोनस एक्ट। स्टेट्यूटरी बोनस एक्ट का जैसा कि नाम से ये प्रत्येक कर्मचारी बड़ा खुश होता है यदि उसे किसी भी कंपनी में लाभ पर बोनस दिया जाता है। इसकी मिनिमम लिमिट बोनस की प्रॉफिट होने पर कंपनी को 8.33% है, जबकि मैक्सिमम लिमिट 20% है। तो ज्यादातर लोगों को जो कम से कम 8.33% बोनस होता है उतना एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी एक्ट 1972। कोई भी जॉब छोड़ते समय अगर 5 साल से ज्यादा लगातार उस कंपनी में कर्मचारी या उसने कार्य किया है तो उसे 15 दिन के हिसाब से लास्ट सैलरी पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना मैंडेटरी है। अभी इसमें नए कोड में कुछ संशोधन जरूर किया गया है कि ये 5 साल वाली शायद लिमिट को हटा भी दिया गया है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। हर कंपनी में कम से कम 200 रुपए के आसपास प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है जो 2,500 रुपए से अधिक नहीं होगा और ये प्रोफेशनल टैक्स सरकार को जाता है। इसके बाद है लेबर वेलफेयर फंड। लेबर वेलफेयर फंड श्रमिकों के हितों में बनाया गया एक फंड है। चंदा इसमें बहुत थोड़ा चंदा लिया जाता है, मिनिमम कोई 48 रुपए तक एम्प्लॉयर और उनका, जिसमें बहुत थोड़ा लेने के बाद कोई स्पोर्ट्स है, ग्राउंड्स है, तीर्थ यात्रा वगैरह पे कोई एम्प्लॉय जा रहा है तो उनके लिए इसमें लेबर वेलफेयर फंड में व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। कर्मचारी को कब कौन सी छुट्टी मिलेगी, छुट्टी साल में कितनी बार मिलेगी, इस सब की व्यवस्था शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में होती है। और इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसको औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। जॉब पर आपको रखा गया, एम्प्लॉय को रखा गया, निकाला गया, कौन कौन से इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे उनके रूल्स इसमें सारे दिए गए। रखते समय, निकालते समय किन किन स्टेट्यूटरी कंप्लायंस को लागू करना होगा, किया जाना आवश्यक है, ये सारी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, जिससे औद्योगिक शांति बनी रहे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे बने रहे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की व्यवस्था इस प्रकार आपको जानकारी होना चाहिए। और फीमेल्स के लिए एक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें मिनिमम कार्य करने पर 26 वीक की लेडीज को पेड लीव दिए जाने का प्रावधान है। कोई उनके मैटरनिटी बच्चा हुआ, ये ईएसआई अगर कट रहा है तो पूरा पैसा ईएसआई देती है उसमें, अन्यथा एम्प्लॉयर को ये पैसा देना होता है। तो इस तरह इन बेसिक जो मैंने आपको 10-12 लेबर लॉज बताए, जो कि इनका मुख्य उद्देश्य एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना है, इनकी जानकारी आपको एम्प्लॉयमेंट में जाने के पहले होना चाहिए, जिससे आप कोई भी निगोशिएशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉयर के साथ अपने जॉब के लिए, तो बेसिक जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को, देश के या एम्प्लॉय जो भी ग्रेजुएट हैं, जो कोई भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, इनमें जाता है, ये सारी बेसिक लॉज की जानकारी जो मैंने आपको संक्षेप में बताया। बाकी आप नेट पर या इनकी बुक्स वगैरह लेकर समय समय पर उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। एक मैं इसका उदाहरण और बताता हूं कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, उस पर आपका पीएफ 1,200 रुपये काटा गया 12% की दर से, 8,800 रुपये आया। ईएसआई 75 रुपये का काटा गया तो 8,725। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये अगर महीना कट रहा है। लेबर वेलफेयर फंड 15 रुपये कट रहा है। लोअर लिमिट की सैलरी पर सीपीसी का भी आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं, कई लोग उसे सीपीसी को गिनकर ये सोचते हैं हमको कैश इन हैंड काफी पैसा मिलेगा, जबकि सीपीसी काफी कटता है। इस प्रकार मैंने इस जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं समरीली कुछ लेबर लॉज के बारे में, लेबर लॉज विच एवरी पर्सन और एम्प्लॉय शुड नो। हर एम्प्लॉय को किसी भी सेवा में, प्राइवेट कंसर्न में, प्राइवेट ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पूर्व इन बेसिक लॉज की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जिससे उनके साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ना हो, मेलापाइडीज उनके प्रति ना अपनाई जाए, डिडक्शन बेनिफिट वगैरह कैसे कैसे होंगे, ये मैंने बेसिक जानकारी आपको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बतलाई। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार के कानूनों की जानकारी देता आ रहा हूं। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे प्लीज़ अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक और शेयर अवश्य करें। इस चैनल पर मेरे को आपका बहुत जो स्नेह मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।